एवरीवन, अब हम लोग सीए इंटरमीडिएट का जो न्यू सिलेबस है उसका पेपर 3 टैक्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जो टैक्सेशन है ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इनकम टैक्स इसमें 50 मार्क्स का है। इनकम टैक्स 50 मार्क्स का है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये 50 मार्क्स का है। इनकम टैक्स आपके 50 मार्क्स का है और जीएसटी क्या है आपके 50 मार्क्स का है। जो ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड स्कीम जो थी, उसमें इनकम टैक्स 60 मार्क्स का था और जीएसटी क्या है 40 मार्क्स का होता था। और यहाँ पे 30 मार्क्स के जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आते थे और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आते थे, है ना। और आपके सब्जेक्टिव था 70 मार्क्स का, क्या है पेपर सब्जेक्टिव होता था। अब जो डिवीज़न है, तो चाहे वो सीए के स्टूडेंट्स हैं या सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या सीएस के स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों के लिए पेपर जो है, चाहे वो इनकम टैक्स जीएसटी हो प्लस थोड़ा सा कस्टम्स का पोर्शन आ जाता है जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं और सीएमए के स्टूडेंट्स, बाकी फंडामेंटल दोनों जगह, तीनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पेपर टैक्सेशन का यही रहेगा। ठीक है, मोर और लेस सब जगह सिलेबस सेम है। तो जो अभी पहला जो हमारा डिस्कशन होगा वो किससे रिलेटेड है, वो हम जो सब्जेक्ट है टैक्सेशन, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या अपने को उसमें करना है, वो देखते हैं। तो देखो, इनकम टैक्स जो लॉ है ये यहाँ 50 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव क्या दिया है इंस्टीट्यूट ने? ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो एक तो आपको क्या है, देखो फर्स्ट इनिशियल स्टेज है। अब इंटरमीडिएट एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम में अपियर हो रहे हो। ट्रेनिंग अब आपकी हो नहीं रही है न्यू सिलेबस के अंदर, आपको सारा पहले इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपके 2 साल की क्या होगी, जो है ट्रेनिंग होगी। तो अभी आपके पास टोटल टाइम अवेलेबल है सुबह से शाम तक का पढ़ाई करने के हिसाब से। तो यहाँ पे अब इनिशियल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी है, तो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। कुछ बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आए, उन्होंने सेकेंड ईयर के अंदर जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, कईयों के जीएसटी भी था वो भी पढ़ा, तो उनको लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। बाकी जो बच्चे नए हैं, अब फाउंडेशन से यहाँ आए हैं, तो उन लोगों के लिए इनिशियली आपको सब्जेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी की एप्लीकेशन आगे होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसी की पूरी एप्लीकेशन आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, एंड टू एक्वायर, दूसरी जो मैं बात कर रहा था, टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच प्रोविजंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस एप्लीकेशन ओरिएंटेड इश्यूज। तो इनकम टैक्स भी और जीएसटी में भी एक तो बेसिक लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट जब आप सीए फाइनल में जाओगे तो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन करके पूरा एक 100 मार्क्स का पेपर अलग आएगा, और जीएसटी एंड कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 100 मार्क्स का पेपर अलग आएगा, तब ये चीज़ 200 मार्क्स की हो जाएगी। तो इसलिए आपको मगअप नहीं करके, रट्टाबाजी नहीं करके, आपको सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप क्या है उसको अप्लाई करोगे। तो अब इसके क्या कंटेंट्स हैं देखिए सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले इन्होंने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बताया, भाई व्हाट इज़ एन इनकम टैक्स लॉ। फिर जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस जो हैं, जैसे पर्सन कौन होता है, एसएससी कौन होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, सब चीज़ एक एक चीज़ करके हम डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ईयर, इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 4, बेसिस ऑफ चार्ज। तो कई सेक्शन वाइज भी अपन इस चीज़ को क्या है डिस्कस करेंगे, और कैसे लिंक करेंगे वेरियस सेक्शंस को, वो भी बात करेंगे। फिर हमारे पास क्या है कि हाउ यू विल बी कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, और ये डायरेक्ट टैक्स है,
इन ये पर्सन पे लग रहा है, जो भी टोटल इनकम पर्सन अर्न कर रहा है उस पर ये टैक्स लग रहा है। तो कैसे अपने को टोटल इनकम कंप्यूट करनी है और कैसे आपको क्या है टैक्स लायबिलिटी इस केस में निकालनी है। अब जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जो चैप्टर 2 है वो रेजिडेंशियल स्टेटस है और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये आपके स्कोप ऑफ टोटल इनकम जैसे सेक्शन 5 है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपके क्या है सेक्शन 6 है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए इनकम को इन्होंने 5 डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14 है भाई, आपके 5 डिफरेंट हेड्स में अपने को इनकम डिवाइड करके इनकम की क्या है कंप्यूटेशन करते हैं हम। तो उसमें सैलरीज हो गया सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक सैलरी हेड ऑफ इनकम है। अगर आपके किसी के यहाँ सर्विस कर रहे हो, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देता है वो सैलरी देता है, तो एम्प्लॉयज़ की क्या इनकम हो गई सैलरी की इनकम हो गई। उस सैलरी की इनकम को आपको कैसे कंप्यूट करना है वो सैलरी हेड में है। फिर आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो कई लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे देते हैं, तो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक आपके क्या है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। आपके क्या दे रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक। ठीक है, रेंटल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, 1-2 घर अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं, उसमें कोई वैल्यू एनुअल वैल्यू नील आती है, और अगर अपन ने कोई कैपिटल बोरो की है घर को बनाने के लिए या घर को खरीदने के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आपको क्या मिल जाता है वहाँ से बेनिफिट मिल जाता है। फिर तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम होता है वो है अपना प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये एक चीज़ अभी अपन ओवरव्यू देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी वो किससे आ रही होगी बिजनेस से आ रही होगी। कोई आर्किटेक्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, ये प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, अपना अपना प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम आ जाती है वो क्या होती है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के यहाँ एम्प्लॉय हो जाता है तो उसको सैलरी मिलती है। तो ये पीजीबीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड है सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक, सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 डीबी तक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास क्या कैपिटल गेन्स। ये अगर आपके सपोज कीजिए कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कैपिटल एसेट है, उस कैपिटल एसेट को आप ट्रांसफर करते हो तो उससे होने वाले गेन्स क्या कहलाए जाते हैं कैपिटल गेन्स कहलाए जाते हैं। ये है सेक्शन 45 से लेके आपके सेक्शन 55A तक कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम है। और फिर आता है हमारे पास क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर क्या आ रहा है हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक, सेक्शन 56 से लेके सेक्शन 59 तक आपके क्या है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली क्या है ये एक रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। जो इनकम प्रीसीडिंग 4 हेड्स में टैक्सेबल नहीं हुई, जो एग्जेम्प्ट भी नहीं है, तो वो यहाँ हो जाएगी। पहले एक टॉपिक और दे रखा था आपके एग्जेम्प्ट इनकम का, अलग से चैप्टर है चैप्टर 3 इनकम टैक्स में। इनकम जो कि क्या होती है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो कहीं इंक्लूड नहीं होती। अब वो क्या है एग्जेम्प्ट इनकम के जो प्रोविजंस है, अलग से चैप्टर नहीं है। अब ये 60 नंबर का था इनकम टैक्स, अब 40-50 नंबर का हो गया। तो वो चेक एग्जेम्प्ट इनकम के जो हेड वाइज जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं एग्जेम्प्ट कौन कौन सी इनकम होगी हेड में, वो हेड वाइज इन्होंने क्या है दे रखी है। पहले भी दे रखी थी, ठीक है, पर एक अलग से चैप्टर भी दे रखा था इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब वो चैप्टर अलग से नहीं देखे, यहाँ पे दे रखा है। फिर देखिए आती है हमारे पास बात क्या क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम। इसमें क्या होता है जैसे सपोज कीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने अपनी इनकम अपनी स्पाउस को ट्रांसफर कर दी, तो बोला भैया ये आपने किया है तो बहुत अच्छा काम किया, पर ये इनकम आपके अंदर ही जाके क्या होगी क्लब होगी, तो क्लबिंग ऑफ इनकम है। एक है ये होता है अपने सेक्शन 60 से लेके 65 तक क्लबिंग के प्रोविजन है। फिर सेट ऑफ
कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, ये देखो लॉसेस होते हैं। अगर किसी सपोज कीजिए अपने पास 2 बिजनेस थे, एक बिजनेस में तो अपने इनकम आ गई 5 लाख की, दूसरे बिजनेस में लॉस आ गया 3 लाख का, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। उनको बोलते हैं हम सेट ऑफ लॉस। और जो एडजस्ट नहीं हो पाए वो आगे जाके क्या हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगले साल कोई इनकम आएगी उसमें से क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 80 तक के प्रोविजंस हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट है कि भाई अपन ने 5 हेड ऑफ इनकम कंप्यूट कर लिए, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई कर दिए, लॉसेस निकाल लिया, अब इनका सम टोटल होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। एक एक चीज अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलते हैं अपने को 80C से लेके 80U तक के, सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U तक के उस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलते हैं, और फिर आती है हमारे पास क्या, टोटल इनकम। तो ये एक प्रोविजन हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको एडवांस में टैक्स जमा कराना पड़ता है। कई जगह आपके क्या होता है, TDS होता है, ये सब पढ़ेंगे, और TCS होता है। जैसे एम्प्लॉयर है, आपको सैलरी का पेमेंट कर रहा है तो वो टैक्स डिडक्ट कर देता है एट सोर्स। बैंक में अपन ने FDR कराई, फिक्स डिपॉजिट कराए, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके भी आप पे टैक्स डिपॉजिट करके सरकार की ट्रेजरी में जमा करा देते हैं। ठीक है, तो जब आप अपनी इनकम निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो जितना TDS किया गया है उसका आपको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। फिर आप अपने रिटर्न्स फाइल करते हो तो प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, और एक है सेल्फ असेसमेंट। आपको खुद को ही इनकम टैक्स में खुद की इनकम असेस करके खुद की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। कितना टैक्स आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, कितना एडवांस टैक्स आप जमा करा चुके, घटाने के बाद बैलेंस टैक्स आपको देना पड़ता है, दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये सेक्शन 139 रहेगा, और सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A 140B अपडेटेड रिटर्न पे क्या टैक्स जमा कराना पड़ता है वो दे रखा है आपको। TDS एडवांस टैक्स के प्रोविजंस दे रखे हैं आपको, वैसे तो 207 से लेके 218 है। TDS 190 से लेके चलता है, और ये आपके 206C तक TCS के प्रोविजंस दे रखे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके पास आती है क्या कि हाउ यू विल बी कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की इनकम कंप्यूटेशन करना, एक अपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है जो अब डिडक्शन नहीं मिलते हैं, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसके अंदर आप कैसे इनकम टैक्स निकालोगे, और एक क्या है जो आपके टैक्स लायबिलिटी कैसे आप निकालोगे। तो ये तो इनकम टैक्स से रिलेटेड पोर्शन हुआ। इन्होंने बोला है उसमें आगे कि अगर कोई नई लेजिस्लेशन आती है, ठीक है, तो सिलेबस को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टॉपिक इंक्लूड होते हैं एक्सक्लूड होते हैं तो उसके लिए वो अलग से आपको बता देंगे कि भाई ये चीज़ इंक्लूड हुई है, ये चीज़ एक्सक्लूड हुई है आपके। उसके अलावा देखिए 50 पहले जो 40 मार्क्स का था जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है पहले 40 मार्क्स का होता था, वो 50 मार्क्स का है। अब बेसिकली इसमें भी अपन क्या है, यहाँ डिस्कस जो करेंगे टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है रिलेटिंग टू व्हाट द प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको जीएसटी लॉ की। उसके अलावा देखिए टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई सच प्रोविजंस टू एड्रेस और सॉल्व द इश्यूज इन मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, इनको आपको अप्लाई करके आपको जो भी इशू दें उनको क्या है, सॉल्व करें आप। तो इसमें भी जीएसटी लॉ के पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमारे एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, स्टेट में स्टेट लॉज बना रखी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, तो वो रिप्लिका है सीजीएसटी लॉ का ही। और एक होता है आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई होती है,
गुड्स और सर्विस की, तब क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। और जब विद इन द स्टेट ही हो रही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो क्या लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। या फिर अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी लगता है। तो हमारे को बेसिकली सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज एप्लीकेशन कब होगी इनकी। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में सप्लाई होता है, तो सप्लाई का कंसेप्ट सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में दे रखा है, ये पढ़ेंगे हम। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज है, ये सेक्शन 8 में है, कैसे उसका टैक्सेशन होगा। चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, चार्जिंग सेक्शन जीएसटी लॉ में सेक्शन 9 है और आईजीएसटी में वही सेक्शन 5 है। एग्जेम्पशंस दे दिए, कंपोजिशन लेवी दे दी, ये तो पहले भी सेम था, ठीक है। सेक्शन 10 दे रखा है आपके, उसके अलावा एग्जेम्पशंस दे रखे हैं। गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो गुड्स और सर्विस को एग्जेम कर सकता है फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी। फिर क्लासिफिकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये डिटरमाइन करना कि हमारी सप्लाई कहाँ हो रही है, ये नया जुड़ा है, पहले इंटर में नहीं था, अब फाइनल से ये टॉपिक इंटर में भी आया है। पर वहाँ जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिलेशन में ही आया है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं बात कर रहे, ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी इंडिया में ही अगर आपकी सप्लाई हो रही है तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी, ये सब चीज़ें दे रखी है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बोला साहब नई नई चीज़ें लग रही है सर, एक बार ओवरव्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। जीएसटी लायबिलिटी आपको कैसे कंप्यूट करनी है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। टैक्स इनवॉइस, आप जब भी कोई माल खरीदने जाते हो, ठीक है, तो आप अपने रिटेलर से बोल सकते हो कि भैया मुझे इनवॉइस दो, तो वो टैक्स इनवॉइस जारी करेगा। अगर वो कंपोजिशन सप्लायर है तो वो बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा। तो टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स है, ई वे बिल्स है। अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स हो गया, रिटर्न्स हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया। इसमें टीडीएस और टीसीएस भी इन्होंने जोड़ रखा, ठीक है। और यहाँ भी वही बात बोल रखी है कि अगर कोई नया लेजिस्लेशन आता है एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में की जगह, तो फिर आपको क्या है, वो नए लेजिस्लेशन के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। कुछ चीज़ हटती है या जुड़ती है तो वो क्या है, अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अब ये 100 मार्क्स का पेपर हो गया। एक तो पेपर की अंडरस्टैंडिंग थी, इनकम टैक्स हो गया, और एक आपके क्या हो गया, जो आपके जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं या सीएमए के स्टूडेंट्स जो हैं उनके कस्टम्स भी है। अब अपन क्या है, देखिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, ये इनकम टैक्स से अपन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, ये जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, सारा काम हम स्टडी मटेरियल से करेंगे, ठीक है। अपनी जो बुक आती है वो आप साथ साथ सप्लीमेंट करोगे। बेसिकली जितने भी पास एग्जाम क्वेश्चंस हैं, जो आरटीपी और एमटीपी के क्वेश्चंस हैं, वो उस बुक के अंदर दे रखे हैं, टॉपिक वाइज अपने वो दे रखे हैं। तो चलेंगे ऐसे, स्टडी मटेरियल आप सबके पास है ही, ठीक है, वो स्टडी मटेरियल रहेगा। और वो बुक आपको एडिशनल जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करने हैं वो उस बुक से करोगे, वो सॉल्व है उसमें, और डिफिकल्टी आएगी तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले इनकम टैक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में इनकम टैक्स पूरी होने के बाद जीएसटी करेंगे। बर्डन आपको लेना नहीं है, यू डोंट हैव टू टेक बर्डन, क्योंकि क्या है, पूरा टाइम आपके पास अब अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ट्रेनिंग में कहीं जाना हो, आप पूरा अच्छे से करके दोनों ग्रुप, 6 ही सब्जेक्ट रह गए हैं, अच्छी से आप कर सकते हैं। 8 भी नहीं है, अब तो 6 हो गए, कोर्स भी कम हो गया। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन से May 24 एग्जामिनेशन। वर्क हार्ड और आप आराम से यू कैन पास एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। कंसेप्चुअल नॉलेज आपको है ही है, बनती जाएगी, उसको आपको अप्लाई करना है। अब सबसे पहले देखिए अपन क्या कर रहे हैं, ये चीज़ मैं जो लिखता जाता हूँ हो सके तो आप नोट कर लीजिए।
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का आपको पहले अंतर आना चाहिए। 10वीं में पढ़ा था क्या इकोनॉमिक्स में? मेरे हिसाब से पढ़ा होगा आपने 10th में इकोनॉमिक्स में। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स is a tax on person which he pays directly। इसका मतलब क्या हुआ? That is, क्या नहीं कर सकता? वो टैक्स इंसिडेंस को पास ऑन नहीं कर सकता किसी और पर्सन पे। He cannot shift the incidence of tax on any other person। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? ये एक पर्सन पे टैक्स है, जहां वो टैक्स इंसिडेंस पास ऑन नहीं कर सकता है किसी और पर्सन को। समझ रहे हो चीज? डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जो खुद व्यक्ति खुद ही देगा, ठीक है। सपोज कीजिए दैट इज क्या, बेसिकली क्या हो गया? ही हैज टू हिमसेल्फ बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, यानी खुद को ही इसका क्या है, टैक्स का बर्डन उसको बियर करना। जैसे मिस्टर एक्स है, उन्होंने इनकम कमाई से 25 लाख रुपए, ठीक है, डिडक्शंस वगैरह लेने के बाद, और उन्होंने जो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट किया। अब किसी के लिए भी किया हो, से फॉर एग्जांपल उनका टैक्स वर्कआउट होके आ रहा है, तो ये उनका टैक्स वर्कआउट होके आ रहा है 5,62,500 और इसमें HEC जोड़ दिया एट रेट ऑफ से 4%, 22,500 ये जोड़ दिया, तो ये टैक्स वर्कआउट होके आया 5,85,000 रुपीज। ये टैक्स वर्कआउट होके आया कितना? 5,85,000 रुपीज। तो क्या ये टैक्स इंसिडेंस किसी और को पास ऑन कर सकते हैं? नहीं, इनको खुद का टैक्स खुद ही बियर करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे क्या है, इनकम टैक्स है, ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। पहले वेल्थ टैक्स होता था, अब नहीं होता। पहले वेल्थ टैक्स होता था, वो डायरेक्ट टैक्स था। पहले खुद जो व्यक्ति गिफ्ट देता था, गिफ्ट टैक्स होता था, ये डायरेक्ट टैक्स था। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हम आएंगी यहाँ पे, वी विल डिस्कस द सेम। पहले इन्होंने चैप्टर ओवरव्यू दे रखा है। तो डायरेक्ट टैक्स में जैसे क्या हो गया, इनकम टैक्स हो गया। जिन लोगों के विदेश में एसेट्स हैं, एक ब्लैक मनी एक्ट बना रखी उन्होंने, उनको टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ फॉरेन से इनकम एंड एसेट्स, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये करेंगे हम, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इट इज टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये पर्सन पे नहीं है, ये किस पे है? गुड्स एंड सर्विसेज पे है। एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स passes on to the person who ultimately consumes such goods या सर्विसेज। इसमें किसको बियर करना पड़ रहा है? जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, उस व्यक्ति को बियर करना पड़ रहा है जो अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है उन गुड्स और सर्विसेज। जैसे सपोज कीजिए ये
मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट किए। क्या किया, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट किए, ठीक है। अब फीस चार्ज करी 1,00,000 रुपए, ये फीस है इनकी। अब इस पे लगेगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% की रेट से। इन्होंने इनवॉइस बनाई, बोला ये 18% जीएसटी भी लगेगा, ये 1,00,000 और 18,000 रुपये हो गया, ये 1,00,000 और 18,000 रुपये हो गया। और ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन्होंने किसके ऊपर पास ऑन कर दिया, बिल दे दिया। अब कंपनी को बिल दे दिया इसका, ये टैक्स ये लोग सरकार की ट्रेजरी में जमा कराएंगे। ए सर्विस सप्लायर है, नॉर्मली वो टैक्स जमा कराएगा सरकार की ट्रेजरी में जीएसटी, पर इंसिडेंस किसके ऊपर पास ऑन हो गया, उस कंपनी के ऊपर पास ऑन हो गया जिसने अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराया। इसी हिसाब से आप ब्यूटी पार्लर में गए ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने, या रेस्टोरेंट में गए, आपने रेस्टोरेंट की सर्विसेज अवेल करी, तो बिल उन्होंने रेज किया, उस पर जीएसटी आपसे चार्ज करके ले लिया। तो यहां क्या होता है, टैक्स इंसिडेंस यहां शिफ्ट ऑन होता है। जो पर्सन हु कलेक्ट्स द टैक्स उसको नहीं बियर करना बर्डन, जो डिपॉजिट करा रहा है उसको नहीं करना है बियर बर्डन। वो क्या है, इंसिडेंस पास ऑन कर रहा है किससे, अल्टीमेट जो भी कंज्यूमर्स है उस पे ये बर्डन पास ऑन करता है। अब देखो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे अब मैं हूँ मिस्टर एक्स हूँ, मुझे लग रहा है यार ये तो 5,85,000 रुपये टैक्स लग गया मेरा। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जब दिख रहा है, चीज दिख रही है कि भैया मेरा तो इतना टैक्स जा रहा है, तो ये एक तरह से कर चोरी करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, टैक्स इवेजन के चांसेस यहाँ ज़्यादा होंगे कि वो मीन्स निकालेगा। क्या मीन्स निकालेगा, कैसे टैक्स बचाया जाए, कैसे टैक्स बचाया जाए, इसके वो मीन्स निकालेगा, टैक्स इवेजन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो इनकम टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जैसे आपकी इनकम बढ़ी, बोलो पहले 3,00,000 रुपए पे बोला आपके कोई टैक्स नहीं है, फिर नेक्स्ट 3,00,000 रुपए पे से आपको क्या देना है, 5% टैक्स देना है, फिर नेक्स्ट 3,00,000 पे आपको क्या देना है, 10% टैक्स देना है। ऐसे ये प्रोग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। रिग्रेसिव इन नेचर कैसे, यहां पे चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स बराबर है। अगर मैंने एक मूवी देखी और बिल आया 500 रुपये का, उस पर टैक्स लगा, तो मेरे को उतना ही बर्डन बियर करना पड़ेगा, ठीक है, जितना रिच पर्सन देख रहा है मैं देख रहा हूँ। भले ही से मैं पैसा कम कमा रहा हूँ तो भी मेरे को वही बर्डन बियर करना पड़ेगा। एक ज़्यादा पैसा कमा रहा है वो भी उसको इक्वल बर्डन बियर करना पड़ेगा, जो कंज्यूम करेगा उसको, क्योंकि रेट अलग अलग तो है नहीं कि स्लैब वाइज रेट तो बन नहीं रही। तो जीएसटी में और कस्टम ड्यूटी के अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि क्या होते हैं, रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो बेसिकली जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये इनकम टैक्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट है। तो इनिशियली जैसे आपको बता रहे हैं ये भाई व्हाट यू हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर ओवरव्यू की बात करें, जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात अभी करी, सबसे पहले बात आती है क्या, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट है इनकम टैक्स का। आपको पता है जो सब्जेक्ट मैटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भाई विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ
टैक्स तो कलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके क्या है, एक तो यूनियन लिस्ट है, पढ़ा था सिविक्स में। यूनियन लिस्ट में किसके पास अधिकार है लॉ बनाने का? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर्स विच आर लिस्टेड वेयर इन द यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक द लॉज। एक होता है अपने पास क्या, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द लॉज। स्टेट लिस्ट में किसके पास अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है टू मेक द लॉज। और एक होती है आपके कॉन्करेंट लिस्ट, जहां सेंट्रल एंड स्टेट दे एक्सरसाइजेस द जुरिस्डिक्शन टू मेक द लॉज। अब जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट है वो कहां पे कवर्ड है? वो कवर्ड है अंडर एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। इनकम टैक्स कहां पे कवर्ड है? वो कवर्ड है अंडर एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये इनकम टैक्स कहां पे कवर्ड है? ये है एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। टैक्सेस क्या कहती है एंट्री 82? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। क्या कह रही है एंट्री 82? एंट्री 82 बता रही है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन क्या? एग्रीकल्चरल इनकम। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने के अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो किसके पास कवर्ड है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वो कवर्ड है एंट्री 46 ऑफ क्या? स्टेट लिस्ट। किसके पास अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का जो टैक्स लगाने का अधिकार है वो किसके पास है? रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार। अब जब अधिकार मिला तो गवर्नमेंट ने क्या बनाई? एक तो बनाया हमारे पास क्या? इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले भी था इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, उसके बाद ये रीड्राफ्ट किया इनकम टैक्स एक्ट, दिख रहा है 1961। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्ट है जिसमें सारे प्रोविजंस हैं किस तरह से आपको इनकम को कंप्यूट करना है, किस तरह से आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, फिर आपके नॉन कंप्लायंस पे क्या पेनल्टीज लग सकती है, क्या प्रोसिक्यूशन हो सकता है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। एक होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल वित्त मंत्री क्या देता है? बजट देता है पार्लियामेंट के अंदर। उसमें फाइनेंस बिल होता है। क्या होता है? फाइनेंस बिल। इसमें क्या होते हैं? प्रपोज चेंजेस हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स लॉज इनकम टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स लॉज में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, ये रहते हैं। फिर ये ले करते हैं पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, इसकी क्या देते हैं? अप्रूवल देते हैं। और फिर इस पे असेंट मिलती है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। असेंट किसकी मिली? सहमति प्रेसिडेंट साइन करेगा, उस दिन ये क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो अब फाइनेंस एक्ट क्या हुआ? बेसिकली फाइनेंस एक्ट में आपके अमेंडमेंट्स आ गए। जो अमेंडमेंट्स रहेंगे इनकम टैक्स लॉ के अंदर, वो या जीएसटी लॉ के अंदर किसके माध्यम से कैरी आउट किए जा रहे हैं? इस फाइनेंस एक्ट के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब आपकी काम की बात देखें, जो स्टूडेंट्स मई 24 के अंदर अपीयर होंगे, जो स्टूडेंट्स मई 24 एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे और नवंबर 24 एग्जाम के अंदर अपीयर होंगे, जो स्टूडेंट्स मई चॉइस और नवंबर चॉइस एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं,
उनके लिए फाइनेंस एक्ट जो लगेगी, फाइनेंस एक्ट 23 लगेगी। फाइनेंस एक्ट 23 के प्रोविजंस लगेंगे। ऑलरेडी पास हो चुकी है, सारी एक्ट बन चुकी है, और ये एप्लीकेबल होती है असेसमेंट ईयर। आपके जो एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है वो असेसमेंट ईयर 24-25 है। आपकी जो इनकम की कंप्यूटेशन होगी इनकम टैक्स में ही होती है असेसमेंट ईयर, जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आप क्या करोगे, कंप्यूटेशन करोगे। फाइनेंस एक्ट आपको 23 के प्रोविजंस पढ़ने हैं, पुराने पढ़ने से काम नहीं चलेगा भैया, लॉ में अमेंडमेंट होते हैं। उसके अलावा देखो, जो भी अभी एक तो ये फाइनेंस एक्ट हो गई, उसके अलावा सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट जारी करती है। इसी के रेफरेंस में बता रहा हूं कि आपके जो मई 24 का एग्जाम होगा, तो इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है, दो तीनों ही इंस्टीट्यूट ने, जो भी 6 महीने पहले तक के जो नोटिफिकेशंस हैं या सर्कुलर्स हैं, ये क्या होते हैं, आपके अप्लाई होंगे। मई 24 के लिए एग्जाम में बैठ रहे हो तो 31 अक्टूबर 2023 तक, 31 अक्टूबर 2023 तक के जो भी अमेंडमेंट्स हैं, ये आपके मई 24 के एग्जाम में लगेंगे। उसके अलावा नवंबर में 30 अप्रैल 2024 तक के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, 30 अप्रैल 2024 तक के जो भी अमेंडमेंट हैं, वो नवंबर 24 एग्जाम के अंदर क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है। तो ये सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस जारी किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी क्या होती है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, ये जारी करती है ये सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। उसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स हैं। रूल्स मतलब आपको किस फॉर्म के अंदर क्या है रिटर्न फाइल करना है, किस रेट से आपको क्या क्लेम करना है, डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, ये सब चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ वर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड आ गया लिखा हुआ। इनकम टैक्स एक्ट में किसी सेक्शन में आपने पढ़ा, बोला डेप्रिसिएशन रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड बाय कहाँ, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। रूल्स किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, सेक्शन 295 एम्पावर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू मेक रूल्स। ये रूल्स कौन बना रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये रूल्स बना रहा है। दीज रूल्स आर फ्रेम्ड बाय होम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके अलावा हमारे आते हैं क्या, लीगल डिसीजंस। लीगल डिसीजंस हैं, जुडिशियल जो लॉ है, देखो सब्जेक्ट है तो यहाँ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं, तो उसके लिए मामला कोर्टों में जाता है, हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, पहले कमिश्नर ऑफ पीस पे जाता है, फिर ट्रिब्यूनल में जाता है, ITAT में, इनकम टैक्स है पहले ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये लीगल डिसीजंस होते हैं, उनको हम केस लॉस बोलते हैं। तो एक तो ये अपन कंपोनेंट्स ऑफ लॉ पढ़ेंगे। उसके अलावा देखिए हाउ यू विल बी कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ या मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट हूँ या मैं इंडिया में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि टैक्स इंसिडेंस डिपेंड करता है किस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है ये टैक्स इंसिडेंस, ये रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आपका इंसिडेंस, यानी अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लगाने का अधिकार है। तो बोला सर, जैसे सपोज कीजिए मैं इंडिया का रेजिडेंट हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है, मैंने USA में भी कोई इनकम अर्न करी है, UK में भी कोई इनकम अर्न करी है, उसको टैक्स करने का। तो इसी हिसाब से समझ रहे हो चीज को, इंडियन गवर्नमेंट के पास एक और अधिकार है, नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इंडियन इनकम पे टैक्स करने का अधिकार भी है। तो वैसे ही UK वालों के पास भी होगा। अगर सपोज कीजिए मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं तो UK के लिए मैं क्या हो गया,
हो सकता है मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। तो जब यूके के लिए नॉन रेजिडेंट हूँ और यूके में वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो यूके गवर्नमेंट का भी अधिकार हो गया। तो बोला सर क्या मेरे को एक ही इनकम पे जो यूके में मैंने 25 लाख रुपए अर्न करे, ठीक है, पौंड में, अमेरिका में, डॉलर में, तो मैंने जो अर्न करे उसमें यूके गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है। बोलो ये क्या हो गया सर, क्या मुझे डबल टैक्स देना पड़ेगा? तो देखो भैया, अपने वेरियस कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स हैं, उन एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? उन एग्रीमेंट्स को बोलते हैं हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स। तो वो डबली जो टैक्स इनकम होती है एग्रीमेंट के अनुसार, एक ही कंट्री उस पर टैक्स करती है या दोनों कंट्री टैक्स करके एक कंट्री उस पर रिलीफ दे देती है, और एग्रीमेंट नहीं है तो रेजिडेंट्स को, इंडियन रेजिडेंट्स को फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस डबली टैक्स इनकम पे रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीजें फाइनल लेवल में आएंगी, सीए फाइनल लेवल पे आएगी, अभी घबराने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा था। तो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है कि अगर आप रेजिडेंट हो, आप एनओआर हो, आप एनआर हो, किस इंसिडेंस इस पे डिपेंड करेगा। फिर इनकम को जैसे अपन ने 5 हेड्स के अंदर क्लासिफाई किया, हेड वाइज कंप्यूटेशन जरूरी है। ईच इनकम इज क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ईच हेड ऑफ इनकम इज क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर हम कंप्यूट करते हैं इनकम अंडर ईच हेड, सब रूल्स बना रखे हैं, स्टेचुअरी प्रोविजंस है, उसके अनुसार हम इनकम कंप्यूट करते हैं। फिर इनकम ऑफ माइनर, जैसे आपके माइनर चाइल्ड की इनकम है, उसके पेरेंट में क्लब हो जाती है, स्पाउस को उसने एसेट्स ट्रांसफर किए, वो इनकम क्लब हो जाती है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस है, जैसे अभी अपन ने पहले डिस्कशन किया था। फिर जीटीआई निकालते हैं हम, जीटीआई में से हम डिडक्शंस देते हैं, डिडक्शंस देने के बाद हम क्या निकालते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं, और टोटल इनकम पे अपन निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी। यहाँ जाके एक आपका काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन एक बार ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने को टोटल इनकम निकालनी है और कैसे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे असेसी है, असेसमेंट है, असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, पर्सन है, इनकम है, इंडिया है, एग्रीकल्चर इनकम है, ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फिर किस रेट से टैक्स लग रहा है, कहीं स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स है, एक चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 4 चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स किस रेट से लग रहा है। तो ये तो चैप्टर का ओवरव्यू है कि ये चीज करेंगे। अब बेसिकली टैक्स क्या है भाई, सीधी सी बात है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई आपको बोला बंदूक की नोक पे बोला ये भैया इतना पैसा देना है, तो क्या कहलाया जाएगा, दैट इज रॉबरी, वो डाकू कहलाया जाएगा, क्योंकि उसने विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ आपसे धन वसूली कर ली। जबकि टैक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मींस है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, विकास करना है। विकास कैसे तो हो नहीं जाएगा, बातों से तो होगा नहीं विकास, इसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू का क्या सोर्स है भाई, टैक्स तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आपसे प्रजा है, आप प्रजा हो, आप क्या हो, जनता हो, आपसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, और वेलफेयर्स में जो आपके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक वेलफेयर में वो लगा रही है। तो बेसिकली जो आर्टिकल 366(28) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन को कैसे इन्होंने डिफाइन किया, देखो, टैक्सेशन इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया। टैक्सेशन इंक्लूड्स व्हाट, इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स, यानी टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को लगाना, और इम्पोस्ट चाहे वो जनरल हो, लोकल हो या स्पेशल हो, और टैक्स शैल बी कंस्टिट्यूट से अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली क्या होता है, टैक्सेस दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। आपको ये देना पड़ेगा तभी आपको गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आपको कुछ देगी वापस में। टैक्सेस आर लेवीड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। टैक्सेस 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के टैक्सेस है, एक तो प्रत्यक्ष कर है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो डायरेक्ट टैक्स है, जैसे मैंने बताया पहले, डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया,
it is directly levied on the income or wealth of the person. Here जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो किसी और व्यक्ति को पास ऑन नहीं हो सकता. द पर्सन who pays the tax has to bear the incidence of tax. The person who pays the tax to the government, he has to bear the tax. He cannot recover it from somebody else. किसी और से ये रिकवर नहीं कर सकता है. ठीक है, किसी और से रिकवर नहीं कर सकता. बंद कर रहा हूँ भैया. ठीक है, तो पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट, दे कैनॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स. दैट इज बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन कैनॉट बी शिफ्टेड. ये ध्यान रखिएगा. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? मतलब ये तो पर्सन पे टैक्स है. डायरेक्ट टैक्स तो किस पे? पर्सन पे टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है. जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट बोल लो, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोल लो. ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस है. यहाँ पे जो पर्सन पेइंग द टैक्स, जो सरकार की ट्रेजरी के अंदर जो टैक्स पे करेगा, वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स पास ऑन कर देगा अनदर पर्सन को. इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हो गए? जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया. क्यों गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है टैक्सेस? बिकॉज दे हैव टू मीट द जो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है. कहाँ से मीट आउट करेगी? जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, डिफेंस है. ये आपके जो कर है, बोलते हैं ना, हम करदाताओं का आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्हीं के कारण से ही देश चल रहा है. और जो फ्री अनाज बांट रहे हैं वो भी हमारे कारण से ही बांट रहे हैं. अब इनकम टैक्स तो देखो, जिसकी इनकम होगी टैक्सेबल इनकम वही देगा. जो कि जीएसटी क्या है? हर जना दे रहा है. एक्साइज जो पेट्रोल पे लग रही है, ठीक है, एक्साइज लग रही है अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड इन दी परव्यू ऑफ जीएसटी. वो कौन है? सबको उसका इंसिडेंस बियर करना पड़ रहा है. जो भी पेट्रोल डीजल कंज्यूम करेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, जो कंज्यूम करेगा उसको बर्डन बियर करना. आर्टिकल जो 2, अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देख रहे हैं हम. आर्टिकल 265 क्या बोलता है? आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. क्योंकि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स कलेक्ट करे, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ टैक्स अगर कलेक्ट कर लेता है तो वो जाजिया कर हो गया, डाकू हो गया. बिना अथॉरिटी के आपने जीम लिया, वो नहीं हो सकता. अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को लॉ बनानी पड़ेगी और उस लॉ के तहत ही क्या हो सकता है? टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, अब हमारे डिलिनिएशन ऑफ पावर है. फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में द कंप्लीट डिलिनिएशन ऑफ पावर. ठीक है, तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स हैं उस पे केंद्रीय सरकार नियम बनाती है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिकली गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास को अधिकार देती है. एंड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, they are empowered to make the laws in respect of the matters which are enumerated in Article 246 of the Constitution. तो शेड्यूल जो है आर्टिकल 246 का, उसकी 3 लिस्ट्स हैं. यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज. किसका अधिकार है? पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का. Has exclusive power to make the laws.
ऑन द मैटर्स विच आर कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है स्टेट लिस्ट में, किसका अधिकार है? एक्सक्लूसिव पावर है। लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? द मैटर्स विच आर कंटेन्ड इन द स्टेट लिस्ट। और बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या है? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक द लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ कवर्ड है? वो एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर कवर्ड है। ये मैंने बताया आपको। क्या बोलती है एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। और एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि वो एंट्री 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट के अंदर दे रखा है। तो इनकम टैक्स जो है वो एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट के अंदर है। तो अब अपन आते हैं किस पे? आप कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स ले लो, बोल दो, या बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ बोल दो। इसको आप बोल दो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है। फिर आती है एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। हर साल बजट पार्लियामेंट में आता है, फाइनेंस बिल आता है जिसमें प्रपोज अमेंडमेंट्स होते हैं। एक इनकम टैक्स रूल्स हो गए, ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोल दो। इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये ध्यान रखना, रूल्स कैनॉट ओवरराइड द स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। स्टेट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट किसके ऊपर नहीं हो सकते? रूल्स। जो स्टेट्यूटरी प्रोविजंस है उनके ऊपर रूल्स नहीं आ सकते। फिर एक सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस है, जो कि ये रूल्स भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बना रहा है सेक्शन 295 में। और ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीडीटी क्या जारी करता रहता है? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस जारी करता है। एक लीगल डिसीजंस हो गए ऑफ द कोर्ट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्या? इनकम टैक्स एक्ट की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पूरे भारतवर्ष पे इनकम टैक्स लॉ क्या है? प्रभावी है। कब से फोर्स में आई? ये 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1962 से ये फोर्स में आई है। इट कंटेन्स 14 शेड्यूल्स हो गए एंड 298 सेक्शंस हो गए। तो ये 298 गिने नहीं है, मैंने भी नहीं गिने। मतलब जैसे अब 44 है एक सेक्शन, फिर 44 ए आ गया, 44 डबल ए आ गया, 44 ए बी आ गया। बोले सर डरा रहे हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। 44 ए डी आ गया, 44 ए ई आ गया, 44 ए डी ए आ गया। तो इस तरह से सेक्शन बना रखे हैं। तो नाम दिखा रहे हैं भाई 298 ना, तो हमारे पास सब में कि एक एक सेक्शन को गिने, उससे कुछ होएगा भी नहीं। और सेक्शन नंबर लर्न करने की भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पर गलत सेक्शन का कोट मत करना, ठीक है ना? गलत सेक्शन मत कोट कर देना, उससे नंबर कट जाएंगे रादर देन मिलने के। तो इट कंटेन्स 298 सेक्शंस और 14 शेड्यूल्स दे रखे हैं उनके पीछे एक्ट में। अब देखो जैसे 298 सेक्शंस है, अब क्या होता है? एक तो होता है जैसे सेक्शन 44 ए बी, फिर 44 ए बी में सब सेक्शन हो जाता है नीचे, सब सेक्शन 1, फिर क्लॉज आ जाते हैं, ठीक है, उसके आगे सब क्लॉजेज आ जाते हैं। इस तरह से एक्ट चलती है। तो वेयर अ पार्ट ऑफ सेक्शन is independent of each other and one is not related with the such other parts, इसको बोलते हैं क्लॉज। सबसेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन के होते हैं, ठीक है। अब जैसे 40 का क्लॉज ए, ये अब स्ट्रेट अवे
क्लॉज ए आ गया, 40 का क्लॉज बी ए आ गया, इसको क्लॉज बी ए ऑफ सेक्शन 40 बोलेंगे। तो आपके क्लॉज हो गए, सबसेक्शन हो गया। सबसेक्शन क्या होता है बेसिकली, इट रेफर्स टू व्हाट, द पार्ट ऑफ सेक्शन वेयर ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर। सारे पार्ट मतलब एक ही सेक्शन के अंदर सब सेक्शन आ रहे हैं, दे आर रिलेटेड, ठीक है। और जो पूरा का पूरा जो भी सब सेक्शन आप पढ़ लोगे तो आपने क्या है, कंप्लीट क्या है, सेक्शन पढ़ लिया। जैसे आप देखो सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 इनकम टैक्स का है, ये डेफिनेशन का सेक्शन है, ठीक है, वेरियस टर्म्स को डिफाइन किया है। तो 2.7 जैसे है, इसको असेसी बोला, ठीक है। जैसे 2.1A क्या बोला, एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट अलग अलग है। इसका ये नहीं कि टू, अब अपन क्या क्लॉज 1A ऑफ सेक्शन 2 बोलेंगे, सबसेक्शन 1A, कई लोग इसको सबसेक्शन 1A बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्लॉज है, ये क्लॉज है 2.1A। ऐसे 2.1B ये भी एक अलग से क्लॉज है, जिसमें किसकी डेफिनेशन दे दी, से अमलगमेशन की डेफिनेशन दे दी। ये अमलगमेशन का इससे कोई लेना देना है क्या, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है। तो क्लॉजेस जैसे सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 है, उसमें कई बोलते हैं इसको सबसेक्शन 1, पर ये क्लॉज होता है, क्योंकि यहां ये सेक्शन 10 है जो इनकम बताते हैं एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इनकम क्या, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो इनकम टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती वो इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो जहां तक क्लॉज की बात है, तो क्लॉजेस अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर, दैट इज व्हाट, ईच वन ऑफ देम इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन। सेक्शन भले ही से सेक्शन 2 हो, 7 में अलग है, 2.9 में असेसमेंट ईयर है, 2 ऐसे 24 में इनकम है, समझ रहे हो। तो ऐसे हर अलग अलग दे रखे हैं आपके, 10 में क्लॉजेज दे रखे हैं। अब सेक्शन 5 है, उसमें सब सेक्शन है, 1 सबसेक्शन 2, मतलब ये बताता है ये एक दो वैसे तो सब जगह सब सेक्शन ही चलते हैं, क्योंकि वो सेक्शंस के जो सेक्शन है उसमें जो स्टेटवरी प्रोविजंस है वो तभी पूरे होंगे जब आप सारे सेक्शंस सबसेक्शंस क्या है पढ़ोगे। तो ईच सबसेक्शन इज रिलेटेड विद द अदर in the sense that only when one reads them all one gets a complete idea of that particular section। तो सेक्शन का आइडिया तभी होगा जब आप सारे सबसेक्शंस क्या है रीड करोगे। उसके अलावा होते हैं हमारे क्या, प्रोविजो। प्रोविजो कैसे आता है, लिखा हुआ प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड के वर्ड से आता है नीचे सेक्शन, यानी ये एक्सेप्शन हो गया टू द मेन सेक्शन, कुछ अपवाद है उसमें, इसलिए उसको प्रोविजो दिया, प्रोवाइडेड दैट, ऐसे करके आता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इस तरह से क्या आता है, ये प्रोविजोज होते हैं। बेसिकली प्रोविजो ऑफ सेक्शन हो या सबसेक्शन हो, क्लॉज हो, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। एक्सेप्शन या कंडीशंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेक्शन या सबसेक्शन या क्लॉज। बेसिकली एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, वो प्रोविजो में आ जाता है। बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या है, जिसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा हो, वो लॉन्ग टर्म है। पर इन केसेस में प्रोवाइडेड दैट इन दिस केसेस इंस्टेड ऑफ 36 मंथ, आपको इंस्टेड ऑफ इसकी जगह आपको 36 की जगह क्या लेना है, 12 मंथ्स लेने हैं या 24 मंथ्स लेने हैं। इसी हिसाब से एक्सप्लेनेशन होता है। एक्सप्लेनेशन क्या देता है, एक्सप्लेनेशन देता है क्लैरिफाई द स्कोप। एक्सप्लेनेशन का बेसिक चीज क्या है, एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइज द स्कोप ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, जिसके ये दे रखा है, या सबसेक्शन। तो एक्सप्लेनेशन उसमें बोलो ये खर्चे आपके ऑफेंस की नेचर के माने जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ने बता दिया ये खर्चे, मतलब आपको क्लियर हो गया कि भाई ये चीजें एक्सप्लेनेशन के अंदर दे रखी है, यानी दिट्स क्लैरिफाइंग द स्कोप ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर सबसेक्शन या क्लॉजेस, ठीक है। तो ये तो एक स्टेटरी प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला
80 GGB या 80 GGC का डिडक्शन मिलता है GTI से, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रहे हो। पर इसमें ये बोल दिया, प्रोविजो दे दिया उसमें, अगर आपने कैश में डोनेशन दी, कैश में कंट्रीब्यूशन किया, तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज उन्होंने प्रोविजो के अंदर दे दी, नो डिडक्शन विल बी अलाउड। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन के अंदर दे दिया, एक्सप्लेनेशन में उसको बता दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट दूसरा क्या है, फाइनेंस एक्ट है। तो फाइनेंस एक्ट के लिए मैंने क्या बोला, हर साल वित्त मंत्री क्या देता है, फाइनेंस बिल देता है। हर साल वित्त मंत्री क्या देता है, फाइनेंस बिल देता है, जो कि टेबल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर इसको क्या मिलती है, अप्रूवल मिलती है, और फिर मिल जाती है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट, जिसमें फाइनेंस बिल के अंदर क्या है, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है टू द इनकम टैक्स लॉ, ठीक है, GST लॉ, वो फाइनेंस बिल के अंदर होता है। अब जैसे अब अपन बात करते हैं फाइनेंस एक्ट, जो आपके लिए मई वाले बच्चों के लिए, मई 24 के लिए फाइनेंस एक्ट 23 क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। फाइनेंस एक्ट 23 अप्लाई हो रहा है मई वाले बच्चों के लिए, तो फाइनेंस एक्ट 23। अब इसमें जो फाइनेंस एक्ट है, इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, शेड्यूल के अंदर क्या दे रखे हैं, 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, ये ध्यान से देखो। पार्ट 1 में क्या दे रखी है आपको, जो टैक्स रेट्स है, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, ये ध्यान रखना, इसमें 24-25 नहीं, पार्ट 1 में टैक्स रेट दे रखी है आपके असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंस एक्ट 23 की बात कर रहा हूं। पार्ट 2 के अंदर क्या है, रेट्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। TDS किससे होएगा, किस रेट से TDS होगा, फॉर फाइनेंशियल ईयर, तो 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जो आप पेमेंट करोगे, उस पर किस रेट से TDS करना है, वो पार्ट 2 में दे रखा है। ठीक है, पार्ट 3 में रेट्स फॉर TDS ऑन सैलरीज एंड एडवांस टैक्स की जो रेट्स है, फॉर FY 23-24, यानी समझो TDS किस रेट से होगा, सैलरीज पे, और मुझे कोई एडवांस टैक्स जमा कराना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो किस रेट से मैं जमा कराऊंगा। तो ये जो रेटें हैं ना भैया, ये जो रेटें हैं, यही क्या बन जाती है, जब फाइनेंस एक्ट 24 आएगा, यानी हम बोल रहे हैं ना, ये AY एक तरह से फाइनेंशियल ईयर है, तो असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 24-25 हो गया। तो अब ये फाइनेंस एक्ट जब 24 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 1 फाइनेंस एक्ट 24 का क्या रहेगा, टैक्स रेट्स फॉर AY 24-25, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। जैसे यहाँ टैक्स रेट है फॉर फाइनेंस एक्ट 23 है, तो यहाँ टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 23-24 की है, वैसे ही ये फाइनेंस एक्ट 24 आया, इसमें टैक्स रेट्स क्या ही, असेसमेंट ईयर 24-25 के। तो जो पार्ट 3 है,
जिस रेट से आपने एडवांस टैक्स दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आपने एडवांस टैक्स दिया वही तो आपका टैक्स बनना चाहिए कायदे से, वो टैक्स रेट्स बन जाएगी असेसमेंट ईयर 24-25 की। और पार्ट 4 है, 4 पार्ट है। पार्ट 4 है वो है रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। हो गए रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ से एग्रीकल्चर इनकम। तो पार्ट 1 में क्या आ गया, देखो जैसे मैंने बताया फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट कैसे बनी, बिल लेके आए, प्रपोज अमेंडमेंट है इनकम टैक्स लॉ में, उस बिल को असेंट मिलती है when it is passed by the both the houses of the parliament and when get the assent of the president, then it becomes the finance act. Amendments are made every year in the income tax act and other laws by the finance act. Part 1 जो है फर्स्ट शेड्यूल का of the finance act specify the rates for tax applicable for the current assessment year. जैसे फाइनेंस एक्ट 23 है जो आपके लिए काम आ रही है, उसमें असेसमेंट ईयर 23-24 के रेट से। पार्ट 2 बताता है कि किस रेट से टीडीएस होना है फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। ये असेसमेंट ईयर है, ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। तो पार्ट 2 में जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है उसमें किस रेट से टीडीएस करना है वो दे रखा है। पार्ट 3 में दे रखा है टीडीएस सैलरीज पे किस रेट से होगा और एडवांस टैक्स किस रेट से एसएससी को देना होगा, एडवांस टैक्स किस रेट से देना होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। और पार्ट 4 गिव्स व्हाट, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम। तो एक तो हो गया अपना इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा हो गया फाइनेंस एक्ट, अब तीसरा है आपके इनकम टैक्स रूल्स। यहां पे बेसिकली ये है एक तरह से जो सेक्शन 295 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, empowers Central Board of Direct Taxes to make rules. तो देखिए, the administration of direct taxes is looked after by the Central Board of Direct Taxes. CBDT empowered है to make the rules for the purpose of carrying out the provisions of the Act. For proper administration of the Income Tax Act, CBDT frame rules from time to time. These rules are known as what, the income tax rules. ठीक है, अब रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, प्रोविजो रूल्स के अंदर सब रूल्स भी होंगे, प्रोविजोज भी होंगे, एक्सप्रेशंस भी होंगे। सो बेसिकली ये ध्यान में रखना है, जहाँ जहाँ वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में, इन्होंने तो लिखा नहीं है ऐसे, जहाँ जहाँ आपके नॉलेज के लिए, जहाँ जहाँ वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में एज प्रिस्क्राइब्ड आए, एक्ट में एक एज प्रिस्क्राइब्ड आए, यानी प्रिस्क्राइब्ड बाय व्हाट, रूल्स। रूल्स कौन बना रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बना रहा है। उसके अलावा सेक्शन 119 में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर्स सीबीडीटी टू इशू सर्कुलर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट वालों के लिए, अपने लिए, एसएससी के लिए सर्कुलर जारी करते हैं। ये किसके लिए, दे आर फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। The circulars are issued by CBDT from time to time to deal with certain specific problems, to clarify the doubts regarding scope and meaning of certain provisions. ये circulars क्या होते हैं, डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन पे दे आर बाइंडिंग ऑन देम, यानी दे आर बाउंड बाय दोज सर्कुलर्स। जहाँ की एसएससी की बात है, एसएससी पे ये बाइंडिंग नहीं होते, अपीलेट अथॉरिटीज पे भी ये बाइंडिंग नहीं होते, पर डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में, उन पे ये बाइंडिंग है। एसएससी के लिए अगर कोई बेनिफिशियल सर्कुलर जारी किया गया है तो वो ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय व्हाट, दी सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार क्या है, अधिसूचना जारी करती है। ठीक है, सीबीडीटी बेसिकली इज एम्पावर्ड टू अमेंड द रूल्स, और ये रूल्स है वो अमेंड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट क्या जारी करेगी, जिससे अपने को पता चले कि रूल अमेंड हो गया है, नोटिफिकेशन जारी कर देगी। नोटिफिकेशन दोनों पे बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट वालों
भी बाइंडिंग है और एसएससी पे भी बाइंडिंग है। रूल्स जो सर्कुलर्स है वो एसएससी पे बाइंडिंग नहीं है, बट डिपार्टमेंट वालों पे बाइंडिंग है। उसके अलावा देखिए, चूंकि लॉ है, लॉ सब्जेक्ट चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो आपके कॉमर्शियल लॉज हो, चाहे इनकम टैक्स लॉ, चाहे जीएसटी लॉ, डिफरेंस तो आएगा ओपिनियन में। तो केस लॉस क्या है, कोर्ट के पास जाते हैं मामले, फिर कोर्ट करता है क्या, इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। So case laws basically refers to what? This laws. It is given decisions by given by the court. The study of case laws basically is important and becomes unavoidable part of the say study of income tax law. So fundamentally intermediate level पे case laws नहीं होते हैं, पर देखिए एक तो हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, जो रिस्पेक्टिव स्टेट है जिस पे उसका जुरिस्डिक्शन है, उन पे ये निर्णय क्या है, फॉर ऑल द असेसीज, डिपार्टमेंट वालों पे वो क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो क्या है, वो तो ऑल ओवर इंडिया लग रहा है बाइंडिंग है। और अब अगर सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट के 2 डिफरेंट डिसीजंस आ गए, तो क्या करेंगे भैया, 2 डिफरेंट डिसीजंस आ गए, तो ये लॉ है कि लार्जर बेंच जजमेंट प्रिवेल ओवर स्मॉलर बेंच। लार्जर बेंच का जजमेंट क्या करेगा, प्रिवेल करेगा स्मॉलर बेंच पे। और अगर बेंचेस में इक्वल जजेस हो तो क्या होगा, तो फिर क्या होएगा भैया, क्या होगा जब बेंच इक्वल हो, लेटर जजमेंट शैल प्रिवेल। तो ये अभी अपन ने क्या है, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ तक का डिस्कशन कर लिया है, ओवरव्यू देख लिया, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ तक का डिस्कशन कर लिया। कल हम लोग क्या है आगे चार्जिंग सेक्शन ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। स्टडी मटेरियल से ही अपने को फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल से डेविएट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। स्टडी मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी नहीं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो। बुक्स जो अपन लिख रहे हैं वो आपके एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। कई टॉपिक्स इंस्टीट्यूट बहुत लंबे लंबे खींच देता है, वहाँ पे अपने को उन बुक्स से आप मदद लेंगे। पर इनिशियली नोट्स बनाइए, जो जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ वो आप हाथ से आप भी अपने नोट्स बना के लिखिए, ठीक है। जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आगे आप बढ़ोगे। तो आज के लिए क्या है, इतना ही काफ़ी है। इंटरमीडिएट स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ व्हाट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को क्रैक करना है। इस ध्येय के साथ, इस मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कल आगे अपन इसका डिस्कशन करेंगे।